Hello everyone, welcome back to Fly Academy. I am Poonam Borikar and today I am here to discuss the hot questions with you. इसके पहले भी मैंने हॉट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये मेरे पहले वाले वीडियो में है। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मेरे पहले की वीडियोस हॉट क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ द सम ऑफ द, अभी सबसे पहले ये हॉट क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको 8 मार्क्स का। और जो फिफ्थ क्वेश्चन रहता है इसमें भी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो वो आपको 8 + 3 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं हॉट क्वेश्चन। तो इसमें से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन करो, मतलब जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए हॉट क्वेश्चन की। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first 2 terms, then show that the sum of first 3 plus 2 terms is 0। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, उस चैप्टर के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो सीधा कैसे सॉल्व करना है इसको। The sum of first 3 terms of an AP is equal to the sum of first few terms। अभी sum of, आपको sum का फॉर्मूला पता है, Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 into d। ये किसका फॉर्मूला है? Sn का फॉर्मूला है। ओके, जब अपन फर्स्ट n टर्म्स का जब अपन सम करते हैं तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 into d। तो अभी यहाँ पे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो आप क्या करो, बस Sn की जगह Sp लगा दो। Sp p/2 twice a plus p minus 1 into d। जब आपका Sp रहेगा तो आपको बस ये n की जगह मतलब पुटअप करना है। तो ये आपका जब आपका सम ऑफ फर्स्ट फ्यू टर्म्स रहेगा तब एक ऐसे टाइप का एक फॉर्मूला और बनेगा और उसमें आप क्या करोगे, q की वैल्यू पुट करोगे। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो आपको क्या फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p plus q term is equal to 0। मतलब टू शो व्हाट यू हैव टू शो सम ऑफ p plus q term is equal to 0। और क्या गिवन है? p is not equal to q। ये आपके पास गिवन है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, p is not equal to q। ये कंडीशन क्या बताती है आपको? if you will take q to this side, मतलब क्या हो जाएगा, p minus q is not equal to 0। ये कंडीशन यहाँ से अराइज होती है। Okay, here given p is not equal to q, it means what? p minus q is not equal to 0। Okay, now here to show, now given what is given? Here given that if के बाद वाला हमेशा गिवन में रहता है और देन के बाद वाला हमेशा आपको प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पे if के बाद वाला दिया है तो इट इज द गिवन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब वो हो जाएगा Sp is equal to the sum of first few terms, means it is Sp। ये आपको क्या है, गिवन है Sp is equal to Sp। और आपको प्रूव करना है कि sum of first 3 terms plus sum of first few terms is equal to 0। ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये शो करना है। तो अब अगर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व इट, शुरू कर देते। इतना समझा, हमेशा आपको क्वेश्चन लिखता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उसको देखो कि क्या दिया है, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, उसके बेसिस पे आपको फर्दरली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अभी अपना गिवन भी हो गया, तो शो भी हो गया। अभी आपको फॉर्मूला बेसिस पे, अभी आपको यहाँ पे सम दिया है, मतलब आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला, तो वो सम का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। एक आपका और फॉर्मूला था Sn is equal to n upon 2 t1 plus tn, ऐसा एक फॉर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के रिलेटेड एक फॉर्मूला था आपको, तो वो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। Sn is equal to n upon 2 t1 plus tn, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, तो ये आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे Sn का। आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हो आप, वो फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। ओके, आपको Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो अभी देखो Sp, अभी टू शो, ये नो आपको क्या है, आपको पता है कि Sn is equal to n upon 2 twice a plus n minus 1 into d।
सो क्या हो जाएगा देयरफॉर एस पी, अभी बस मैंने क्या बोली, पी के एन की जगह पी डाल दो, पी अपॉन टू ए इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस वन टर्म, पी टर्म्स है इसलिए अपन एन टर्म्स लेंगे तो एन लेंगे, यहाँ पे पी टर्म्स है इसलिए पी, यहाँ पे पी माइनस वन इंटू डी। अभी दैट एन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखो रब कर देती हूँ मैं। ओके, नाउ सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, मतलब इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, तो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, दिस इज गिवन, ये आपको दिया है, इसलिए आप एस पी की पहले एस पी की वैल्यू पुट करो, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एस क्यू, एस क्यू की भी वैल्यू आपके पास क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, इसका देखो कि जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर देते, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये टू है, ये कैंसिल हो गया। अभी रिमेनिंग लिख लो, रिमेनिंग क्या रहेगा, p इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अभी p को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, टू ए पी प्लस p इंटू p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, q को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करो, टू ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, और को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, ये हो गया आपका टू ए पी प्लस पी इंटू पी क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू वन क्या होगा, पी, और ये हो गया आपका, और इसके साथ आपका पूरा रहेगा डी भी रहेगा, इज इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू वन क्यू, और ये डी। ओके, अभी और आप क्या करो, डी को भी मल्टीप्लाई करो, साथ में भी करते तो चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। ओके, ये पहले ये जो पी और डी को साथ में मल्टीप्लाई करते थे वो भी बेस्ट था। ओके, प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं डी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी स्क्वायर डी माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू डी माइनस क्यू इंटू डी। ओके, यहाँ तक समझ गया आपने, बस गिवन लिखे हो, शो लिखे हो, उसके बेस पर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो। नाउ फॉर द स्टेप क्या है, दिस नाउ हियर, नाउ टेक दिस टू ए क्यू टू दिस साइड, दिस टू दिस साइड, ऑल टर्म्स टेक टू दिस साइड। अब आप लिखे जाओगे तो क्या होगा, टू ए पी माइनस टू ए क्यू प्लस पी स्क्वायर डी, अभी स्क्वायर डी वाले टर्म, स्क्वायर वाले टर्म एक साइड, माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस क्यू डी इज इक्वल टू जीरो। इतना समझ आ गया। अभी क्या करो, यहाँ से क्या कॉमन है, टू ए कॉमन है, तो बचा क्या, पी माइनस क्यू प्लस इसमें से क्या कॉमन है, डी, बचा क्या, पी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी यहाँ से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, माइनस डी को कॉमन निकालो, क्योंकि हर एक ब्रैकेट से पी माइनस क्यू आपके पास रिमेनिंग है। अगर यहाँ से आप माइनस डी को कॉमन निकाल रहे हो, अगर आप माइनस डी को कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर इसके अपोजिट साइन आ जाती है, इसलिए मैंने माइनस डी को कॉमन निकाला तो पी के सामने माइनस है, तो अगर वो अंदर जाएगा पी ब्रैकेट के अंदर तो इसके सामने प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। अभी ये क्यू के सामने प्लस साइन बन जाएगी माइनस साइन, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाला है। हमेशा साइन के साथ प्ले करना बहुत प्रॉपरली प्ले करो, बिकॉज क्या होता है, अगर आपने साइन को थोड़ा सा भी कुछ ये कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जब माइनस को कॉमन निकालती हूँ तो ये साइन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, इसलिए क्यू के सामने माइनस था अभी प्लस हो गया, और क्यू के सामने प्लस था तो अभी माइनस हो गया, इज इक्वल टू जीरो। नाउ सी यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ कि आपको पता है आइडेंटिटी कि पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको पता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपन वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस बी इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो साथ इसमें क्या है, पी माइनस क्यू कॉमन, देखो यहाँ पे भी
यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, ये भी टर्म में p माइनस क्यू, ये यहाँ पे भी p माइनस क्यू है। अगर मैंने p माइनस क्यू को कॉमन निकालती हूँ तो क्या बचता है, 2a प्लस p माइनस क्यू कॉमन d इंटू p प्लस क्यू माइनस, यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने p माइनस क्यू, यहाँ पे बचेगा माइनस d इज इक्वल टू 0। अभी और देखो, अगर मैं इतना टर्म लूं तो यहाँ से देखो यहाँ पे भी d है, यहाँ पे d भी d है, तो मैं यहाँ से d कॉमन निकाल सकती हूँ। p माइनस क्यू 2a प्लस d कॉमन लेके मैं ऐसा लिख सकती हूँ p प्लस क्यू। अगर मैंने यहाँ से d इंटू p प्लस क्यू से d कॉमन निकाली तो क्या मिलेंगे, p प्लस क्यू, यहाँ से d निकल रहा है मतलब यहाँ पे बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे रह रहा है -1 इज इक्वल टू 0। मतलब p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो आपको एक कंडीशन दी थी कि p इज नॉट इक्वल टू q। अगर इसको आप सेपरेट आउट करोगे तो कैसे बनने वाला है, p इज इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस a प्लस d p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि आपको गिवन कंडीशन में ये बोला है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन यही फेल हो गई है आपकी, p माइनस p इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है जो फॉर्म हुआ है। मतलब आपका अभी जो आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो ये इक्वेशन से निकालो। अगर मैं d की वैल्यू निकालना चाहती हूँ यहाँ से तो मुझे सिर्फ d को अलग रखना पड़ेगा। d को अलग रखने के लिए y को इधर लेके चलना पड़ेगा, p प्लस क्यू माइनस b को 1 को भी। तो कैसे, देखो पहले मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देखो सबसे पहले d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, और सॉरी इज इक्वल टू 0 था, अभी 2 को इधर लेके जाऊंगी तो बनेगा -y से बराबर है। अगर मुझे d की वैल्यू चाहिए, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ ये पूरा टर्म, तो ये इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। मतलब d की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, d इज इक्वल टू -2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ कि d की वैल्यू क्या आने वाली है, d इज इक्वल टू -2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1। ओके, अब देखो आपको एक्चुअल में शो क्या करना है, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ये शो करना है। अगर मैंने एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ, सम पी प्लस क्यू ये सम का फॉर्मूला, तो आपको पता है कि एन के सम का फॉर्मूला करूंगी तो एन बाई 2 होता है, वैसे ही पी के सम का फॉर्मूला करूंगी तो पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस एन की जगह और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखो बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे p प्लस क्यू लिखा है, इसलिए n की जगह p प्लस क्यू लिखा अपॉन 2। अभी ये पे 2a है, ये 2a प्लस n माइनस 1 मतलब p प्लस क्यू, जो n की जगह p प्लस क्यू लिखी -1 इंटू डी। अभी आपने d की वैल्यू निकाल दी है, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1। अभी देखिए मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अभी बचा क्या, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय 2 ट्वाइस ए माइनस वाई से। क्या होता है ट्वाइस ए माइनस वाई से, कैंसिल होकर 0 बनता है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर मतलब क्या होता है, ये क्या बना p प्लस क्यू बाय 2 एंड 0 इंटू एनी टर्म मतलब भी 0 होता है। मतलब आपका जो प्रूव करना है एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है प्रूफ। लिख लो आप, या फिर श्योर लिख लो, ऐसे प्रूफ लिख लो। तो ये आपका प्रूफ था। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट, आपका मेन एम क्या था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, यू हैव टू फाइंड आउट एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एंड ये किससे फाइंड आउट किया, यू नो द फॉर्मूला ऑफ एस एन एंड यू हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन दैट इज एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपने क्या किया, एस पी दिया था आपको कि फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म। ये गिवन कंडीशन से आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया। ये दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ से ये दोनों को, आपने जो गिवन कंडीशन से आपने d की वैल्यू निकाले। ओके, आप बोल सकते हो इसको डिफरेंस, d की वैल्यू निकालो,
और जी की वैल्यू आपने क्या कहाँ पुट किया, एच पी प्लस क्यू का फॉर्मूला जो लिखा है वहां पे आपने जी की वैल्यू पुट किए और आपको मिला 0। तो दिस इज योर प्रूफ। ओके स्टूडेंट, समझ गया आपको? अगर नहीं समझा होगा यू कैन कमेंट में, उसके बाद और मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। ओके, नाउ वी विल टेक द सेकंड क्वेश्चन। See the second question, this is also one of the hot question. If minus 5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation p into x square plus x plus k is equal to 0 has equal root, find the value of k. Okay, ये आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे इज अ गिवन कंडीशन, मैंने अभी बताई कि इफ के बाद वाला हमेशा क्या होता है, गिवन होता है, और देन के बाद वाला हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इफ के बाद वाला जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी लिखा होता है वो आपका गिवन होता है। तो इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब -5 क्वाड्रेटिक, ये वाली जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -15 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। कौन? -5। तो -5 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द रूट। इफ इट इज अ रूट मींस इफ दैट वैल्यू सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखोगे कैसा, देखो सॉल्यूशन, see now right here -5 is a root of the quadratic equation, which quadratic equation, 2x square plus px minus 15 is equal to 0. 2x square plus px minus 15 is equal to 0. Means -5 एक रूट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, so that -5 will satisfy this quadratic equation. Therefore यहाँ पे सेंटेंस लिखो, -5 will satisfy this quadratic equation. This quadratic इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब क्या होता है, अगर आपने x, मतलब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -5 यहाँ पे पुट करना है। ओके, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x इज इक्वल टू -5, आपको ये एक रूट है उसमें आपको ये पुट करना है। x आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 पुट करके आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। मतलब ही देयरफॉर 2 into -5 whole square plus p into -5 minus 15 is equal to 0. Now 2 into -5 square means 25, because आपको पता है कि the square of any negative number is always positive. Plus into minus 2 into 5p minus 15 is equal to 0. Now 2 into 25 50. 50 minus 5p minus 15 is equal to 0. 50 minus 15, 50 minus 15, that will be 35 minus 5p is equal to 0. We take 35 to this side, means minus 5p is equal to, if 35 will go to that side, will again become minus because here is plus. After taking to this side, it will become minus. Plus we can change into minus this and this will get cancelled. So value of p will be p value 35 upon 5 7, because 7 5 का 35। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, p की वैल्यू आ गई है 7। अभी ये 7 आपको नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ये क्योंकि आपकी p की वैल्यू 7 आ गई। तो substitute p is equal to 7 in equation, which equation, this quadratic equation, p into x square, p into x square plus x plus k is equal to 0. So put here, तो क्या आ जाएगा, 7 x square plus x plus k is equal to 0. तो 7 को मल्टीप्लाई कर दी, 7 into x square 7x square plus 7 into x 7x plus k is equal to 0. ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपने क्या किया, ये जो कंडीशन दी है आपको कि -5 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये -5 ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। मतलब ये आपने क्या किया, -5 x इज इक्वल टू -5 इक्वेशन में पुट करके
सॉल्व किया, जहां से आपको यू गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड यू हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन. नाउ यू आर सॉल्विंग इट. अभी यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट. अभी आपको कुछ याद आ रहा है, इक्वल रूट है. यू नो द डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा. इसे आप किससे डिनोट करते हो, डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर आपका डेल्टा 0 है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट. अगर आपका डेल्टा मतलब ही बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 है, यू हैव रियल एंड इक्वल रूट. इफ आपका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है, रूट्स तो रियल रहेंगे बट अनइक्वल रहेंगे. ओके, अगर डेल्टा इज लेस देन 0 है तो नॉट रियल, रूट्स आर not real. So you should know this terminology. You should know that delta is equal to b square minus 4ac. It is called as a discriminant. अगर delta 0 है, if delta is 0 then the roots are real and equal. If delta is, that is discriminant, that is b square minus 4ac is greater than 0 then the roots are real and unequal. And if delta, that is b square minus 4ac, that is discriminant, is less than 0 then the roots are not real. But here given that has equal root means this condition means आप यहाँ पे लिखना कंडीशन जो दी है, ये फर्स्ट वाला आपको गिवन ही था जो आपने ये गिवन में लिख लो. अभी सेकंड गिवन क्या दिया आपको, the above equation means this equation, the above equation quadratic equation has equal root. Okay, therefore delta is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0. Now only I say that if delta is equal to this 0, then roots are real and equal. And here given that equal root means you have to use this condition. If delta is equal to 0, then then the roots are real and equal. Now see what? Now observe this equation. What is the value of a from above equation? From above equation, what is the value of a? A is equal to 7, b is equal to 7 and c is equal to 2. So put here. Now b square minus 4ac is equal to 0 because given that the roots are equal, therefore delta is equal to 0 means b square minus 4ac is equal to 0. Now b, 7 whole square minus 4, a value is 7, c value is k, is equal to 0. Now see, what is this square of 7? It is 49. 49 minus 7 into 4, 28, 28 into k, k is equal to 0. Now take this term to this side. Now what you will get, 49 is equal to 28 k. What is the value of k? K is equal to 49 upon 28. Now see, 7 7 are 49, 7 4 are 28 means value of k will be 7 by 4. So right here answer, find the value of k. The value of k is 7 by 4. What the answer? क्या करना है आपको यहाँ पे? First it is given that -5 is the root of the quadratic equation this. So here -5 is the root means -5 will satisfy this equation means f is equal to -5 put here and you will get the value of p. Now using this value of p, expand this equation. After that, here given that has equal root means you know that if discriminant, that is b square minus 4ac is equal to 0, then that equation will have real and equal root. So here mention that it has equal root means what condition you have to take, delta is equal to 0. Then solve this and you got the value k is equal to 7 by 4. Okay, this type of question can be asked in the hot question. So please do it better. Okay. Yes, now we will see the third question and this question is related to probability. हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. अभी देखो, क्वेश्चन इज व्हाट? अपूर्वा थ्रोज 2 dice once and compute the product of the numbers appearing on the dice. You throw 1 dice and square the number that appears on it. Who has a better chance of getting the number 36 and 1? Okay.
तो ये क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है। आपको ये भी पता है सैंपल स्पेस आपको याद रखने हैं, अगर 1 डायस थ्रो होता है तो सैंपल स्पेस क्या होता है, और 2 डायस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है। मोस्टली 1 डायस आप अगर थ्रो कर रहे हो तो डायस पे कितना फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं। तो क्या होगा, ये 1 डायस थ्रो कर रहे हैं इसलिए 6 to the power 1। अगर आपने 2 डायस थ्रो कर रहे हो तो 6 to the power 2। मतलब क्या होता है, जितने डायस थ्रो कर रहे हो तो 6 to the power n, मतलब जितना आप डायस थ्रो कर रहे हो तो n इज इक्वल टू उतना पुट करना और आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। और आपको पता है अगर मैं 1 डायस थ्रो करूंगी तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6। मतलब ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है डायस पे। जैसे ही अगर मैं 2 कर रही हूँ तो ये भी सैंपल स्पेस आपको पता है कैसे होगा। कभी कभी क्या होता है 2 करे तो 1, 1, फर्स्ट में भी 1 आएगा, सेकंड में भी 1 आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके 1, 6 तक आएगा। फिर यहाँ से 2, 1, 2, 2, 2, ऐसे करके 2, 6 तक। वैसे ही करके ये पूरा सैंपल स्पेस कहाँ तक चला जाएगा, 6, 6 तक चला जाएगा। ओके, तो ये है आपका 1 डायस अगर आप थ्रो करोगे तो 2 डायस। तो यहाँ पे वही बोला है, अपूर्वा ने कितने डायस थ्रो किए, 2 डायस थ्रो किए, और पीयू ने कितने डायस थ्रो किए, 1 डायस थ्रो किए। तो मतलब यहाँ पे आपको 2 डायस और 1 डायस का सैंपल स्पेस पता रहना बहुत जरूरी है। अगर अभी मैं ये शॉर्ट में लिख लेती हूँ, आपको पता है सैंपल स्पेस कैसे बनाना है 2 डायस का और ये 1 डायस का भी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन में, अपूर्वा थ्रोज 2 डायस, अपूर्वा ने 2 डायस 1 थ्रो किया है। तो अभी क्या होगा, इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सबसे पहले देयरफॉर सैंपल स्पेस, देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके पूरा आएगा। और यहाँ पे 2, 1 इतना करके 2, 6 तक चला जाएगा, 3, 1 करके पूरा 3, 6 तक, 4, 1 पूरा 4, 6 तक, फिर वैसे करके 5, 1, 5, 6 और यहाँ पे 6, 1, 6, 6 तक। ओके, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो जब मैंने अभी बताई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने रहेंगे, अगर 1 डायस थ्रो किया तो 6 to the power 1, 1 किया है तो 6 to the power 1 आएगा, और कितना आएगा 6, 2 डायस थ्रो कर रहे थे 6 to the power n, n की वैल्यू भी आपको 2 बिकॉज यू आर throwing the 2 डायस, तो 6 to the power 2 इज इक्वल टू 36। मतलब ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। तो आपका कितना सैंपल स्पेस बन रहा है, जब आप कितने नंबर सारे 36, तो ये आप काउंट करोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 36 आएगा। ओके, जब अपूर्वा क्या कर रही है, 2 डायस को 1 थ्रो कर रही है तो सैंपल स्पेस ये बनेगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा 36। अभी इवेंट क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इवेंट। मतलब अभी सैंपल स्पेस मतलब आपका क्या होता है, टोटल नंबर और नंबर ऑफ इवेंट जो आपको दिया रहेगा कि ये मतलब जैसे 6 कितने बार आ रहा है, तो ऐसे करके आपको एक इवेंट दिया रहेगा, एक इवेंट मेंशन रहेगा, दैट इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट। अभी टोटल नंबर ऑफ इवेंट अभी आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अभी यहाँ पे क्या दिया है, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। ये आपका ये जो दिया है आपको, ये आपका एक इवेंट है और ये इवेंट को अभी सबसे पहले आप मेंशन करना बहुत जरूरी है। वहां पे मैं अपूर्वा है, ए है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर appearing on the dice. A be the number of the product appearing on the dice of getting number 36. Appearing on A be the event of the product, the number appearing on dice is 36. अभी देखो आपको तो ये कंप्यूट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या आना चाहिए आपका, द नंबर ऑफ गेटिंग द नंबर 36। मतलब आप क्या करेंगे, ये नंबर का जैसे आपको फर्स्ट डायस से और सेकंड डायस से 1, 1 मिल रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, 1 into 2 करोगे तो 2 मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नंबर, ऐसा इवेंट ढूंढना है कि आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 36 आने वाला है। ऐसा कब होगा, जब सिर्फ ये नंबर पे मिलेगा आपको 6 6 36।
बराबर है, जब आप 6 इंटू 6 करोगे तब आपको 36 मिलेगा। और आपने ए को मेंशन किया कि ए विद द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन डायस इज 36। अभी ये आपका इवेंट ए हो गया, तो मैं अभी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या रहेगा, बस ये 6,6 ये मेरा एक इवेंट बन रहा है, क्योंकि मुझे अगर मैं इन दोनों का ही प्रोडक्ट लूंगी तो मुझे 36 मिलेगा। तो मैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करूंगी तो सिर्फ एक ही इवेंट मिल रहा है मुझे, मतलब एक सब नंबर का आप करके देखना, बस एक ही इवेंट में आपको ऐसा मिलेगा कि प्रोडक्ट 36 मिलेगा, वो रहेगा 6,6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना आ रहा है आपका, वो होता है आपका सैंपल स्पेस, वो होता है आपका सैंपल स्पेस। तो हो गया 36, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब अपूर्वा को 36 मिलने की, डैश से 36 इन दोनों का प्रोडक्ट 36 मिलने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/36। अब इस सेकंड लिखो, P throws one dash and square the number। अभी इसमें क्या किया है P ने, P को मेंशन करो, P throws one dash, अपूर्वा ने 2 डैश थ्रो किए थे और उसने क्या किया, 2 तो प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए था, 36 रहना चाहिए था। अभी P ने क्या किया, P throws one dash and square the number, और उसने क्या कर दिया, स्क्वायर द नंबर। तो अभी देखो, जब P ने जब 1 डैश को थ्रो किया तो उसका सैंपल स्पेस आपको पता है क्या बनने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बनेगा, पता है आपको इतना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6 आएगा। अभी इवेंट को मेंशन करो, अभी मैं यहाँ पे ए विद द इवेंट यहाँ पे लिखती हूँ बी विद द इवेंट, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, अगेन बी क्या रहेगा, बी विद द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए विद द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग द डायस इज 36। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी लिखते हैं बी विद द इवेंट ऑफ द वेरिंग नंबर एंड गेटिंग 36, मतलब स्क्वायर करने के बाद नंबर क्या मिलना चाहिए, कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 36। तो अभी ऊपर ऑब्जर्व करो आप, कौन से नंबर को आप स्क्वायर करने के बाद आपको 36 मिलने वाला है। 1 को करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर लोगे तो आपको 36 मिल रहा है। मतलब इसकी भी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अभी यहाँ पे भी जो आपको नंबर ऑफ इवेंट मिल रहा है वो बस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिल रहा है, क्योंकि ए ऐसा इवेंट था जो क्या करोगे आप, 2 डैश से आने वाले नंबर का अगर आपने प्रोडक्ट किया तो आपको 36 मिलना चाहिए, और ये ऐसा इवेंट है आपने क्या किया, जो डैश से जो नंबर शो हो रहा है उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको 36 मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया, जब बी के इवेंट से आपने जब 6 का स्क्वायर करोगे तभी आपको 36 मिलने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, कोई सा 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिल रहा है आपको, बस एक ही नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको 36 मिलेगा। कौन सा नंबर है, 36, इसमें इवेंट कितना है, बस 1 इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है वो है 6। ओके, इतना समझना, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 36 आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 आ गई। अभी आपको क्या था, अभी क्वेश्चन क्या है, हु हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36 एंड व्हाई। अभी सबसे पहले आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऑब्जर्व करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी आ रही है 1/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रही है 1/6। तो अभी मतलब बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग द नंबर 36, तो किसके पास बेटर चांस है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी नंबर 36 ज्यादा मिलेगा, तो ये किसके पास है, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपकी 1/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/6। अभी मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर को भी 36 बना देती हूँ तो देखो क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 36 है, इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाने से अच्छा ये इससे अच्छा तो मैं इसको 36 बनाऊं। अगर मैं इसको 36 बना रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड दोनों करना पड़ेगा आपको। मतलब क्या होगा, 6/6, अगर आपने इसको काटा तो भी 1 रहेगा आपका, नंबर 6 भी चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए आप ये कर सकते हैं। क्यों,
क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर डिनोमिनेटर को आप इक्वेट करोगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हो दोनों में भी। इसलिए अगर मैं ये इसको 36 डाल दे क्या मिलेगा? 6/36। अभी देखो, जब भी मैं अभी इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर, अभी मैं कंपेयर कर सकती हूँ दोनों की प्रोबेबिलिटी को। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 6/36। अभी कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब पीहू को ये नंबर मिलने की चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अपूर्वा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हु हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36? आप बोलो कि पीहू हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36 एंड उसने हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाई ये रीजन रहेगा। सिंस आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब पीयू की मिलने वाली प्रोबेबिलिटी वो क्या है? अपूर्वा की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, इसलिए पीयू हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग दी नंबर 36। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, पूरा इसको सॉल्व किया है। मतलब सबसे पहले आपको ये रहना चाहिए सैंपल स्पेस कैसे बनाना है 2 डायस का, ये याद रखो, क्योंकि ये आपको याद ही रखना है कि सैंपल स्पेस क्या आएगा। 1 डायस करने के बाद सैंपल स्पेस क्या आएगा। फिर इवेंट देखो क्या मेंशन किया है, इवेंट मेंशन करना बहुत जरूरी। अपूर्वा का ये इवेंट था कि उन्होंने जब 2 डायस को, अभी ये समझो ये 2 डायस है, अगर वो 2 डायस को थ्रो कर रही है तो इस पे इन दोनों के भी नंबर का प्रोडक्ट लेगी वो, तो उसको 36 मिलना चाहिए। तो ये उसका इवेंट था अपूर्वा का। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ ये भी एक डायस पे भी 6 आएगा और सेकंड डायस पे भी 6 आना चाहिए। दोनों भी डायस पे अगर 6 है तो उसको तभी जाके 36 मिलने वाला है। अगर पीयू का क्या था? अगर उसने 1 डायस को थ्रो किया, 1 डायस को थ्रो करने के बाद तो क्या होने वाला है कि उसने जब वो डायस पे नंबर आ रहे उसका स्क्वायर करने के बाद उसको 36 मिलना चाहिए। तो ये क्या कौन सा नंबर का आएगा? ओनली 6 का। तो आपने इसकी भी अपूर्वा की भी प्रोबेबिलिटी निकाली और पीयू की भी प्रोबेबिलिटी। फिर उसको जब कंपेयर कर रहे हो, कैसे कंपेयर करना? हमेशा जब भी नंबर रेशियो में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो आपको अगर कंपेयर करना है दो नंबर में तो उसके डिनोमिनेटर को इक्वेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही अभी 1/36 है और क्यू का है 1/6 प्रोबेबिलिटी, तो आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, किसको ज्यादा चांस है। तो आप कब कैसे निकालोगे ज्यादा चांस? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको ज्यादा चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का 1/36 था, एक का 1/6 था। तो ये 1/6 को मैं 1/36 करना था मुझे, तो ये 36 करने के लिए मैंने 6/6 से की। तो अभी देखो जब भी मैं इसको काटूंगी, देखो 6 1 6 और 6 मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर रहेगा 1/6। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करो तो ओरिजिनल नंबर रहना चाहिए। तो ये आ गया 6/36। अभी इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप। तो प्रोबेबिलिटी पीयू की ज्यादा है, इसलिए पीयू हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग नंबर 36। ओके, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। This is the next question. The sum of the square of 5 consecutive natural number is 1455. Find the number. अभी देखो यहाँ पे मेन क्या याद रखना है? कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड समझो, और नेचुरल। ओके, हियर रिटन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अभी व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर? द नंबर हैविंग द डिफरेंस ऑफ 1। मतलब जैसे एक के बाद कंटिन्यूअसली जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। अगर इनका डिफरेंस है 2 - 1 करो 1 आएगा, 3 - 2 करो 1 आएगा, 4 - 3 करो 1 आएगा, 5 - 4 करो 1 आएगा। तो डिफरेंस आपको 1 मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 44, 43, 44, 45, 46, 47 ऐसा कुछ ले रही हो, तो दे आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर। व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस इज 1। और आप ऐसा बोल सकते हो कि एक के बाद एक आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो आ रहा है इसलिए वो कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पे मेन थिंग इज व्हाट? गिवन दैट इट इज अ नेचुरल नंबर। जो भी आपको नंबर मिलेगा दैट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अरे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आपने पढ़े हो, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity. Okay, and what is the whole number? Whole number means number will start from 0, 1 up to infinity. And what is integers? Integers having negative number, then 0 and positive number.
ओके, सो यहाँ पे मेंशन क्या किया ना, दे आर द नेचुरल नंबर्स, मींस अभी जीरो तो नहीं रहेगा, मतलब x की वैल्यू अगर जीरो आई तो वो नहीं, आप वो कंसीडर नहीं करोगे। तो x की वैल्यू 1 से लेके कोई भी नंबर आना चाहिए, माइनस भी नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं रहना चाहिए। तो ये दो टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। So natural number है means the number will not negative and it will not be zero also, means it will start from 1 and it is always positive, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो आपका आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और कॉन्सेक्यूटिव मीन्स 1 के बाद एक के बाद एक आने वाला, मतलब डिफरेंस 1 का रहेगा, ये बोल सकते हो। तो अभी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ये एक नंबर कंसीडर करना पड़ेगा और वैसे 5 नंबर्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं लिखती हूँ लेट द नंबर बी एक्स। मैंने क्या किया, एक नंबर को मेंशन कर दिया, क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है मोस्टली उसको एक्स लेते हैं अपन। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर, सो आई एम टेकिंग दैट लेट द नंबर बी एक्स, तो वो नंबर को एक्स ले ली। अभी क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव, अभी मेरा फर्स्ट नंबर समझो एक्स है, तो सेकंड नंबर मैंने अभी बताया कि 1 का डिफरेंस रहने वाला है। अभी एक्स है, फर्स्ट नंबर एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या रहेगा, एक्स प्लस 1। थर्ड नंबर क्या रहेगा, इसमें और 1 ऐड करो तो x प्लस 2। फोर्थ नंबर क्या रहेगा, इसमें 1 ऐड करो x प्लस 3। और फिफ्थ नंबर क्या रहेगा, इसमें भी 1 ऐड करोगे तो x प्लस 4 मिलेगा। ये आपके 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। अभी क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसका सम करना है, किसका सम, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो आपको क्या मिल रहा है नंबर 1455। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लोगे आप, ओके, प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर ले, प्लस क्योंकि आप प्लस करो क्योंकि आपको इनका सम करना है, लेकिन किसका सम करना है, वो कॉन्सेक्यूटिव के स्क्वायर का सम करना है, इसलिए इसका सम किए, इसके सम किए, सबके स्क्वायर को ऐड करो, x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर, plus x plus 4 whole square, then what you are getting the number 1455, so is equal to 1455। now solve it, ये तो solve कैसे करना है आपको पता है, x plus 1 whole square, मतलब which identity you can apply here, you can apply the identity a plus b whole square is equal to a square plus y ab plus b square, okay, apply this identity here, so x square plus x plus 1 whole square means x square plus 2x plus 1 plus x plus 2 whole square x square plus 2 into a 2 into x into b means again 2 x square plus 4x plus 4 plus, now apply this identity to x plus 3 whole square, x square plus 6x because 2 into x 2x into 3 6, 6x plus 3 square 9 plus x square plus 2 into x 2x into 4 8x plus 4 square 16 is equal to 1455। ओके, नाउ लाइक टर्म को ऐड करना है, लाइक टर्म मींस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, ओके 5x स्क्वायर प्लस अभी जो x वाले टर्म थे उनको ऐड कर दो, 2x प्लस 4x 6x 6x plus 6x 12x 12x plus 8x 28, okay 28 plus 1 1 plus 4 5 1 plus 4 5 5 plus 9 14 14 plus 16 30 is equal to 1455। अभी यहाँ से देखो आप 5 को कॉमन निकाल सकते थे, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 6 जा 30। अगर मैं 5 को कॉमन निकालूंगी तो बचता क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 होता है, इससे 4x प्लस 5 6 जा 30, so 6 is equal to 1455। now take 5 to this side, 5 is in multiplication here, if you will take to this side it will come a division, okay डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो अपन यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे रिमेनिंग क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1455। अभी इस 5 को अपन ये साइड में लेके जाएंगे, मींस इट इज इन मल्टीप्लिकेशन सो इट विल गो इन दिस साइड,
तो ये दिस साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 5 2 जा 10, ओके 4 5 मींस क्या होता है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अभी क्या करो, ये आप 291 को ये साइड में लेके आओ, तो क्या रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस 291 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 285, ओके ऐसा मिलेगा, क्योंकि 6 के सामने क्या है प्लस और 219 के सामने माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब आप इन दोनों नंबर को माइनस करना जरूरी है, और बड़े नंबर को कौन सी साइन है, माइनस की, तो ये माइनस साइन किया तो 285 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी इसको सॉल्व करना, आपको इसके रूट्स निकालना है। अभी रूट्स निकालना है, जब ये नंबर बड़े होते हैं तो आप क्या होते हैं, रूट्स फाइंड आउट नहीं कर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। So about equation, observe about equation and write first the value of a, b and c. So what is the value of a from our equation? It is 1. What is the value of b? It is 4. And what is the value of c? It is minus 285. See, remember minus 285. Please write sign. साइन देना बहुत जरूरी होता है। ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज आपको पुटअप करनी है। अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 into a is 1, so I will not write 4 into minus 285, okay, upon 2 into 1 means 2 into a means 2 into 1. So now see x is equal to minus 4 plus minus under root of 16 minus into minus plus 5 4 is 22, 8 4 is 32, 32 34 3, 4 3 is 8, 8 plus 3 11, 1140 upon 2 into 1 2. Now x is equal to minus 4 plus minus under root 0 plus 6 511 अपॉन 2। अभी देखो 1156 में किसका स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इतना अगर आपको स्क्वायर नहीं याद आता है कि 1156 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो सबसे पहले आपको इतना पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। मैं वो किसके बीच में लाया होता है ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600। मैं इन दोनों के बीच में अप्लाई होने वाला 900 और 1600 के बीच में। अभी इनके मिडल का नंबर कौन सा है, 35। 35 का स्क्वायर निकालना तो बहुत इजी है, जिसके पीछे जिसकी यूनिट प्लेसेस 5 है, स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। क्या करना, 3 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है, 4। 4 3 क्या होता है, 12 और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। अब ये नंबर और ये नंबर को ऑब्जर्व करो, आप 35 का स्क्वायर कितना है, 1225 मिला आपको, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, 1156 है आपके पास। तो 1156 ये 1225 से छोटा है, स्मॉलर है, मतलब अभी आपका जो नंबर आने वाला है वो मतलब जो इसका जो स्क्वायर रहने वाला है 35 से ऑब्वियस है लेस रहने वाला है। लेकिन अभी आप ये नंबर को ऑब्जर्व करो, इसके पीछे 6 है, बराबर है, इसके पीछे 6 है। तो आप जब स्क्वायर निकालते हो आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अभी जब आप 4 का स्क्वायर लेते हो तो देखिए यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, और ऐसा एक कौन सा नंबर है और 6 आता है उसकी यूनिट प्लेस में, 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 36 मिल रहा है और यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। तो आपने जब अभी निकाले नंबर, मतलब जो नंबर रहने वाला है आपका इसका स्क्वायर रहने वाला है, ये 6 का स्क्वायर रहने वाला है लेस देन 35 से लेस वाले नंबर का स्क्वायर रहने वाला है। तो ऑब्वियसली इसके लेस वाला नंबर 930 का स्क्वायर 30 से बड़ा रहने वाला है और 35 से छोटा रहने वाला है, और लेकिन इसके पीछे 6 है, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 36 रहना चाहिए, 4 या फिर 6 रहना चाहिए, मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए आपका नंबर। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 34 का, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1156 क्या रहेगा,
34 रहेगा। तो ये समझ गया आपको ये कंसेप्ट। पहले पहले किसके बीच में रहता है वो लाइक करो। अभी मिडल वाला 35 का आपने स्क्वायर निकाला तो 1225 आया, लेकिन 1225 क्या है, ग्रेटर है, मतलब ये वाला जो है 35 से छोटा नंबर रहने वाला है। अभी ये आपने निकाल दी कि वो 35 से छोटा रहने वाला है। फिर उसके बाद आपने जब 4 का स्क्वायर लेते हो तो 16 यूनिट प्लेस से 6 मिल रहा है, इसके भी यूनिट प्लेस से 6 है, और 6 का स्क्वायर लेते हो तो 36, उसके भी यूनिट प्लेस से आपको 6 मिल रहा है। तो मतलब वो नंबर 34 हो सकता है या फिर 36, लेकिन 36 तो रहेगा नहीं क्योंकि नंबर इज ग्रेटर देन 35 है, जैसे लेस देन 35 है, लेस देन 35 मतलब ऑब्वियसली वो नंबर क्या रहेगा, 34 रहेगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1156 क्या होगा, 34 होगा अपॉन 2। ओके, अब इधर रिमेनिंग वाला सॉल्व करती हूँ। तो आपके रूट देखो कौन से रूट चाहिए आपको, मतलब ये फॉर्मूला मेथड है। अगर आपको ये इसको फैक्टराइज करना नहीं जमना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या करना, हमेशा फॉर्मूला मेथड से आप अपना रूट निकाल सकते हैं। ये हमेशा याद रखो फॉर्मूला मेथड, और फॉर्मूला मेथड से आप क्या करो, रूट निकाल सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो -4 प्लस माइनस, इसको आप सेपरेटली लिख लो, x इज इक्वल टू -4 प्लस 34/2 और x इज इक्वल टू -4 माइनस 34/2। अगर आप -4 प्लस 34 करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, मतलब 34 माइनस 4 करना पड़ेगा। क्या आता है, 34 माइनस 4 करोगे तो 30 आएगा, और बड़े इसको प्लस की साइन मतलब इसके सामने प्लस है, मतलब ये आ गया 2। x इज इक्वल टू आपको मिल गया 15, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 माइनस 34 मतलब आएगा -38/2, और आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब इन दोनों का आपको प्लस करना पड़ेगा। 34 प्लस 4 कितना होता है, 34, और बड़े इसको कोशिश करेंगे माइनस की, आपको -38 आ गया यहाँ पे, और ये इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है -90। लेकिन एक आपको मैंने जब क्वेश्चन अपन देख रहे थे तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसलिए ही क्या हो रहा है, आपका -19 नहीं आ सकता है। बिकॉज वाई -19 नहीं आ सकता, बिकॉज -19 इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज इंटीजर, वो नेगेटिव नंबर है। तो वो नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपका x इज इक्वल टू 15 ये आपका एक नंबर हो गया। तो आप बोल सकते हो so the number is 15। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, पूरे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो फाइंड कर दो। द नंबर इज 15 एंड द 5 consecutive numbers are, फर्स्ट है 15, फिर 15 मतलब ये 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 18, 18 प्लस 1 19। ये आपके 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो ये ऐसे सॉल्व करना है इसको। अगर अभी भी बता रही हूँ, अगर आपको रूट फाइंड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला मेथड याद रखो, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 5 है, इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और अभी मैंने थोड़ा स्क्वायर रूट वाली आपको टेक्निक बताई, वो प्लीज याद रखो, वो भी आपको इजी, मतलब आप जिससे कैलकुलेट कर सकते हो स्क्वायर रूट। अगर नहीं आता है तो पहले आप इसका उसका निकाल के इसके बीच में लाया हो रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखो जिससे आप स्क्वायर रूट भी फास्ट निकाल सकते हो। ओके, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, now we will see the next question, and this next question is related to the probability. See the question: length and breadth of a rectangular garden are 77 meters and 50 meters. There is a circular lake in the garden having diameter 14 meters. Due to wind, a towel from a terrace or a nearby building fell into the garden. Find the probability of the event that it fall in the lake. अभी सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो मैंने पहले ही बोल दी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो आपको इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स पता रहना चाहिए। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने अगर हो रहे हैं वो पता रहना बहुत जरूरी है, एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल सैंपल स्पेस, और आपको इवेंट पता रहना चाहिए।
तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आप पहले समझ लो कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ 77 मीटर है, 50 मीटर ब्रेथ है। तो देयर इज अ सर्कुलर, वो गार्डन में एक सर्कुलर लेक है जिसकी डायमीटर है 40 मीटर। तो कोई कुछ मतलब विंड हवा आई और उसमें क्या हुआ, टॉवेल क्या हुआ, गार्डन में गिरा। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो टॉवेल, मतलब प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि इवेंट क्या है आपका कि वो टॉवेल लेक में गिरा, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो क्या रहेगा क्वेश्चन, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड कुछ डायग्राम ड्रॉ करो। मतलब आपके पास है रेक्टेंगुलर गार्डन, अभी रेक्टेंगुलर गार्डन में एक सर्कुलर लेक है। मतलब आपको क्या करना है, ये सर्कुलर लेक में गिरने, टॉवेल के गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। अभी टॉवेल यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी वो टॉवेल गिर सकता है। मतलब ये सर्कुलर जो लेक है उसके कोई भी एरिया में टॉवेल गिर सकता है। मतलब आपको क्या निकलना पड़ेगा, ये सर्कुलर लेक जो रहेगा, इसका जो एरिया रहेगा वो आपका क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ ए बनेगा। मतलब वो आपका एक इवेंट बनेगा, इवेंट अकरिंग बनेगा। मतलब क्योंकि वो टॉवेल ये भी एरिया में यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। मतलब आपका जो टॉवेल गिरने का इवेंट, मतलब नंबर ऑफ ए क्या बनेगा, जिस ये सर्कुलर लेक की आपका एरिया रहेगा। और जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस मतलब ही आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनेगा वो आपका रेक्टेंगुलर गार्डन रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी में जो नंबर ऑफ ए रहेगा दैट इज एन इवेंट ऑकरिंग, वो लेक का एरिया रहेगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब ही आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बनेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ये इसका एरिया निकालो और आप लेक का एरिया निकालो, क्योंकि लेक में टॉवेल गिर रहा है, मतलब आप लेक के कोई भी पार्ट में टॉवेल गिर सकता है, इसलिए आपको इसका मतलब आपका एरिया एरिया ये आपका क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। तो सर्कुलर लेक का एरिया आपका इवेंट अकरिंग बनेगा। मतलब इसका आप जो एरिया निकालोगे वो आपका नंबर ऑफ ए बनेगा। और इसका जो आप रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी आप एरिया निकालोगे दैट इज नथिंग बट योर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, या फिर आप बोल सकते हो सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे जो आपको लेंथ दी है रेक्टेंगुलर की दैट इज 77 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर डायमीटर एंड डायमीटर इज व्हाट 14 मीटर। नाउ सी, अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट लेंथ एल is 77 meter and breadth B is 50 meter of rectangular garden। ओके, आपने लेंथ को किससे डिनोट कर दिया, L से, एंड ब्रेथ को किससे डिनोट कर दिया, B से। एंड दिस इज द लेंथ L is 77 मीटर एंड ब्रेथ B is 50 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया इज, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाल दे तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is what is equal to length into breadth, and what is the length is 77 meter and what is breadth, which is 50. So multiply this, 7 5 the 35, 3 7 5 the 35, 38 0 and meter square. Write always unit और स्टेटमेंट लिखना, सेंटेंस की मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना और यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उससे मार्किंग होती है और आपको पता है कि एरिया का जो भी यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई भी यूनिट का स्क्वायर, ये आपका एरिया का यूनिट हो गया। ओके, सो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखूं एरिया ऑफ rectangular garden, area of rectangular garden is the sample space। ओके, आपने ये मेंशन कर दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपने निकाला वो सैंपल स्पेस। मैंने आप भी बताया कि जब भी प्रोबेबिलिटी निकालने आपको सैंपल स्पेस की जरूरत होती है और नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग की जरूरत होती है। तो पहले आपने सैंपल स्पेस निकाल लिया और एन ऑफ एस यहाँ पे लिखिए। अभी एन ऑफ एस क्या रहेगा आपका 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी आपको इवेंट अकरिंग ये मेंशन करना है। इवेंट अकरिंग जो फाइंड होता है, अभी जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है मतलब उसका इवेंट आपको मेंशन है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट मींस टॉवेल फॉल इन द लेक। तो यहाँ पे ऐसा लिखो ए बी द इवेंट
A is the event of the A is the event that towel falls in the lake. Okay, falls in the lake. Now see, A is the event that the towel fall in the lake. But it is given that circular lake in the garden having diameter 40 meter. So see here, diameter of circular lake is equal to 40 meter. It is given. Yes. Therefore, you know radius is equal to what? Diameter upon 2. That is 14 upon 2. It is 7 meter. Now see, A be the event that all fall in the lake. Means you have to find now area of lake. Area of lake is the event occurring. So area of lake is equal to what? Area of lake is, how you will calculate area of lake? Lake is in which shape? Circular shape. And you know the area of circle is nothing but pi r square. So find the area of lake. Means you have to find, you have to use the formula of area of circle. Okay. What is that? Pi r square. And you know the value of pi is 3.14 and 22/7. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन देखो अभी आपको आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू क्या है? 7। आर स्क्वायर मतलब ही क्या होता है? 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7। अभी देखो, अगर आपने 3.14 ये जो अगर वैल्यू यूज करोगे पाई की, तो कैलकुलेशन है आपका ज्यादा कैलकुलेशन होगा। वही अगर आपने 22/7 यूज किए, आपको पता है डिनोमिनेटर में 7 और न्यूमरेटर में भी 7 आ रहेगा, तो कैलकुलेट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू यूज कर रहे हो आप 22/7 यूज करो, 3.14 मत यूज करो। अगर आपका रिड्यूस हो सकता है 7 के टेबल में, यहाँ पे मतलब न्यूमरेटर में कोई भी एक वैल्यू रहेगी जो 7 के टेबल में आती होगी, और 7 से डायरेक्ट रिड्यूस हो गई, तो बाय टू यूज द वैल्यू 3.14 यूज 22/7, इसलिए अपने यहाँ पे 22/7 यूज किए, और यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेट 70 का 40 can given 7 to the 14 154 again meter square because it is the area and area of unit of area is meter square is unit square, so meter square। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये आपका क्या बन गया? नंबर ऑफ एरिया ऑफ लेक इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इवेंट ऑफ ए अकरिंग, मतलब ए जो आ रहा है, मतलब आपका वो क्या हो गया? एक इवेंट बन गया। ओके, तो अभी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ ए हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट towel fall in the lake is equal to probability of A is equal to number of A अपॉन नंबर ऑफ एस। नाउ ऑनली ऐसे कि इवेंट क्या था कि लेक में गिरने वाला, इसलिए अपन ने लेक का एरिया निकाला, वो आपका नंबर ऑफ ए था, इवेंट अकरिंग था, इसलिए नंबर ऑफ ए क्या है आपका 1/54 अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब सैंपल स्पेस जो क्या था? पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन में लेक है, इसलिए वो पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन आपका टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगा, वो सैंपल स्पेस बन जाएगा आपका। तो वो कितना? 3850। अब इसको कैंसिल आउट करो, नहीं याद रखना जो आपकी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 निकलता है। ओके, नाउ कीजिए, ये दोनों भी 11 के टेबल में जाते, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 0 7 2 जा 40, 7 5 जा 2 1 जा 2 2 25 जा। तो आपका जो भी आंसर है रिड्यूस करना आना चाहिए। यदि रिड्यूस या आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हो तो यू शुड नो हाउ टू रिड्यूस द टर्म्स, वो आपको आना चाहिए। तो 1/25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/25 एंड आंसर लिखते वक्त भी लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टोवेल फॉल इन द लेक इज 1/25, वो पूरा मेंशन करना, क्योंकि इससे भी होता है हाफ मार्क्स। ओके, अगर आपने ऐसे टाइप से भी आंसर नहीं लिखा तो कभी हाफ मार्क्स कट सकता है, तो पूरा सेंटेंस लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टोवेल फॉल इन द लेक इज 1/25।
तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपका जो सैंपल स्पेस बनने वाला रेक्टेंगुलर गार्डन बनेगा, आपका इवेंट अकरिंग बनेगा वो एरिया ऑफ लेक। क्यों? क्योंकि आपको टॉवेल कहाँ पे गिर रहा है? लेक में गिर रहा है, इसलिए आपका जो इवेंट अकरिंग बनने वाला है दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सर्कुलर लेक। और सर्कुलर लेक होने की वजह से आपने एरिया ऑफ सर्कल यूज किया। ये सर्कुलर लेक का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल यूज किया आपने। और यहाँ पे आपको क्या दिया था? डायमीटर दिया था, तो यू हैव कैलकुलेटेड रेडियस बिकॉज आपको जब भी आप एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? बाय आर, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ आर। तो आपने आर कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू पुट अप की एंड यू हैव सॉल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यू गॉट द आंसर 1.25। ऑलवेज राइट द आंसर इन स्टेटमेंट एट लास्ट आल्सो बिकॉज इट having 1.5 or it having only half marks. Okay, but you should write the sentences. Okay, so this is the answer. Yes, now we will see the next question. The sum of digits of a two-digit number is 11. When digits are interchanged, the number increases by 27. Find the number. This question is related to interchanging. तो इंटरचेंजिंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो करो। अभी इसके बाद और मैं इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा वो जो रहेगा वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट रहेगा। तो अभी देखो इंटरचेंजिंग नंबर, जब भी इंटरचेंजिंग वाले कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है? यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, ये माइंड में रखो। इस तरह से इसको कुछ ऐसे टाइप से इसको सॉल्व करना है करके। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला था? सम ऑफ डिजिट्स फॉर टू डिजिट नंबर। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा 23, ये कौन सा नंबर हो गया? टू डिजिट नंबर है, सिंगल टू डिजिट नंबर। ओके, अभी टू डिजिट नंबर में सिर्फ 2 और 3, ये 2 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है, बराबर है। तो ये याद रखो, ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर इंटरचेंजिंग वाले प्रॉब्लम आ रहे हैं तो टेंथ और यूनिट प्लेस के टाइप से उसको सॉल्व करना है ये। और अभी डिजिट की बात कर रहे हैं तो 23 में 2 और ये आपका डिजिट है। ओके, तो देखिए कभी कैसे सॉल्व करना है। तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर इज 11। अगर मेरा समझो एक नंबर है, मैं ऐसा बोलिए इफ माय नंबर इज एक्स वाई, मेरा एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एक्स वाई ये मेरा टू डिजिट नंबर है जहाँ पे वाई यूनिट प्लेस पे है और टी कौन से प्लेस पे है? टेंथ प्लेस पे। तो यहाँ पे जब मैं लूंगी तो मैं कैसे लूंगी? लेट x be the digit at tenth place and y be the digit at unit place. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या की एक्स वाई ली, तो एक्स मेरा कहाँ पे है? टेंथ प्लेस में और वाई कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे है। तो अभी देखो अभी मेरा नंबर क्या बनेगा? अभी आप बोलोगे मैम नंबर तो एक्स वाई बनेगा, लेकिन एक्स वाई को किस तरह से? क्योंकि टेंथ और यूनिट ये मैंने अभी इंडिकेट की तो उसका मुझे कुछ यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं 23 लिख रही हूँ, यूनिट प्लेस पे मेरा 3 है, टेंथ प्लेस पे मेरा 2 है, तो इसको मैं लिखूंगी 23। अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगी? 10th प्लेस में 2 है इसलिए 10 इंटू 2 प्लस यूनिट प्लेस पे 3 है इसलिए यूनिट मतलब ही 1 प्लेस होता है 1 इंटू 3, 220 प्लस 3 मेरा आ जाता है 23। तो इसको भी मैं वैसे टाइप से लिखूंगी। एक्स मेरा 10 प्लेस में तो 10 इंटू एक्स करूंगी प्लस यूनिट प्लेस में वाई है वाई 1 इंटू वाई करूंगी। मतलब जो मेरा नंबर बनने वाला है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो कैसा है? 10x प्लस 1 इंटू वाई मतलब वाई। सो therefore number is equal to, या फिर यहाँ पे लिखो therefore ओरिजिनल नंबर जो आपका एक्स वाई है, जो आपका एक्स वाई जो एक्चुअल में कोई कैसे टाइप का नंबर है? 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर रहेगा 10x प्लस वाई। वो कैसे है समझ रहे हैं आपको? क्योंकि आपका एक्स कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है और वाई यूनिट प्लेस पे होने की वजह से क्या है? 10x प्लस वाई। मतलब ये आपको कंसेप्ट समझ जाए क्यों ऐसा 10x प्लस वाई दिया, क्योंकि आपका 10th एक्स 10th प्लेस पे है और वाई यूनिट प्लेस पे है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, आपको 23 को आप लिखना है तो 23 शो करना है तो कैसे लिख सकते? जिस आपका 2 भी 10th प्लेस पे है 10 इंटू 2 और यूनिट प्लेस पे 3 है मतलब 1 इंटू 6 है। इस टाइप से ही यहाँ पे भी ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। मतलब अभी
अभी कंडीशन देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। अभी ये 2 डिजिट नंबर मेरा क्या था, एक्स वाई था, उसके डिजिट का अगर आप सम करोगे तो 11 मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मेरा मेरा डिजिट कौन सा है, एक्स। माइंड में रखो कि डिजिट कैसा है मेरा, एक्स वाई है। ये मेरा एक 2 डिजिट नंबर है जिसको मैंने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसा लिख ली थी कि ये टेंथ प्लेस पे था और ये यूनिट प्लेस पे था। आप ऐसा भी शो करके रख सकते हो, ये टेंथ प्लेस पे इसे 10 इंटू एक्स ऐसे करके अपने मेंशन कर दिया। अभी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों के डिजिट का सम, मतलब एक्स एक डिजिट है और y एक डिजिट, यहाँ पे लिखना x बी द डिजिट, y बी द डिजिट, इसलिए अभी x प्लस वाई आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 11। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अभी नेक्स्ट देखो, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, अभी ये बहुत अच्छे से सॉल्व करो। जैसे आपका पहले एक्स वाई ये डिजिट था, फिर अभी डिजिट को क्या कर दिया आपने, इंटरचेंज कर दिया, मतलब अभी आपका डिजिट बना वाई एक्स। पहले ये टेंथ प्लेस पे था, ये यूनिट प्लेस पे था, अभी आपका ये टेंथ प्लेस पे आया और ये यूनिट प्लेस पे आया। मतलब जब आपने डिजिट को इंटरचेंज किया तो एक न्यू नंबर फॉर्म हुआ। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका न्यू नंबर, अभी क्योंकि टेंथ प्लेस पे वाई है, इसे 10 इंटू वाई, यूनिट प्लेस पे एक्स है, इसे 1 इंटू एक्स, मतलब एक्स इंटरचेंज करने के बाद वाला न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, लिखो यहाँ पे न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो क्या बना, 10y प्लस एक्स, ये बना आपका न्यू नंबर। तो अभी इसकी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन लिखो, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर इंक्रीजेस बाय 27। जब आप डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हो तो कौन सा नंबर 27 से इंक्रीज हो रहा है आपका, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 27 नंबर, मतलब ये रहा नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 27 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे आपका पहले नंबर क्या था, एक्स वाई था, तो एक्स वाई है, मतलब न नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, इंटरचेंज करने के बाद ये जो नंबर है 27 से इंक्रीज हो रहा है। अगर इंटरचेंज में आपको 27 ऐड करोगे तो ये नंबर मिलेगा, क्योंकि ये नंबर जो है आपका वो 27 से इंक्रीज हो रहा है। when digits are increased the number increases by 27। तो अभी देखिए द नंबर, मतलब आपका ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, देखो अभी डिजिट को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद वाला आपको डिजिट मिल गया। तो व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज नंबर इंक्रीजेस बाय 27, मतलब आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, और ये नंबर आपका इंटरचेंज नंबर से कितने से बढ़ गया है, 27 से बढ़ गया है। बढ़ना मतलब इंक्रीज होना, मतलब प्लस बढ़ गया। तो अभी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद देखो x को इधर लेके आओ, 10 y को भी और 27 को भी, तो क्या होगा, 27 को वही साइड में रखो, तो क्या बनेगा, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 27। अभी देखो 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x प्लस वाई माइनस 10y माइनस 9y, बिकॉज साइन है, अब बीच नंबर हैविंग द साइन ऑफ माइनस इज इक्वल टू 27। so you can take 9 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 27, मतलब ही 9 इधर लेके जाओगे डिवीजन हो जाएगा, 9 इधर 27 होता है, x माइनस y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको सॉल्व करो। अभी देखो क्या इक्वेशन नंबर 2 और आप 3 को सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपने अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखो आपको क्या मिल रहा है, y कोएफिशिएंट को पहले आप ऑब्जर्व करो, x के कोएफिशिएंट 1 है, y के भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब दोनों के भी कोएफिशिएंट आप देख रहे हो कि सेम है। लेकिन ये देखो आप कि x के दोनों भी x के पास साइन कोएफिशिएंट पॉजिटिव, लेकिन एक y के पास नेगेटिव साइन है और एक y के पास पॉजिटिव। तो ये बहुत इजी रहता है, जब मैंने पहले बोली कि अपोजिट साइन रहती है, जो अगर आपको दो लीनियर, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है। ओके, अगर अपोजिट साइन है तो आप डायरेक्ट एडिंग कर सकते हो, आपका सब प्रॉब्लम सिंपल बन जाएगा। लेकिन यही अगर इक्वल साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप हमेशा क्या करो, जो इजी नहीं लगता है उसमें जाओ, जिसमें आपको एक्यूरेटली आप सॉल्व कर पाओगे। अभी यहाँ पे 1 और 2 को एडिंग 1 एंड 2 अगर आप करोगे, एडिंग 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखो
x plus y is equal to 11, x minus y is equal to 3। अगर इनको ऐड करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, x plus x कितना होगा 2x, 2x 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो इधर 4 2 8 होता है, मतलब आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी कोई भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू डाल दो, अगर कोई भी इक्वेशन में सॉरी x की वैल्यू पुट अप कर दो, अगर x की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में डालोगे आप तो क्या होगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 11, 4 plus y is equal to 11, so y is equal to 11 minus 4 and y is equal to what 7। तो आपको क्या मिल गया y 7। अभी आपका जो नंबर बनेगा द 2 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा, therefore the 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर या फिर आपने इसकी ओरिजिनल नंबर भी बोले थे, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा आपका, क्या था 10x प्लस वाई, मतलब ही क्या था 10x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई 7, 40 प्लस 7 47, ये आपका नंबर बनेगा। तो देयरफॉर द नंबर इज 47। समझ गया आपको कैसे सॉल्व कीजिए आपने ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। फिर इंटरचेंज होने के बाद सेकंड कंडीशन बराबर से अप्लाई करो फर्स्ट कंडीशन, तो आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे और 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनली आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब डिजिट को इंटरचेंज करोगे द नंबर इंक्रीजेस बाय 27, मतलब कि जब आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा 27 से बढ़ जाएगा। जब आपने डिजिट को इंटरचेंज किया तो जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो 27 से इंक्रीज हो गया, इसलिए ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू जो इंटरचेंज करने के बाद वाला नंबर प्लस 27 करके आपने इक्वेशन बनाया। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, जहां से आपने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की, x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स एंड हैविंग द वैल्यू 4 एंड 7, और वो आपका नंबर बन गया 40। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे आपने, क्योंकि आपने कंसीडर किया था ना x y क्या है आपका 2 डिजिट नंबर, तो डायरेक्ट आप 47 लिख सकते थे क्योंकि x 4 आया था और y 7 आया था, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो वो आपका प्रेजेंटेशन जो है आंसर का वो अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड किए, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y से आपने फाइंड किए, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो अभी इसके बाद और एक इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो क्या रहेगा, इसे थोड़ा सा हाई लेवल करेगा लेकिन वो भी क्वेश्चन अच्छा है। तो इंटरचेंजिंग वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं यूनिट 10 प्लेस ऐसे माइंड में रख के सॉल्व करना है। ओके सर, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इंटरचेंजिंग वन। ओके, ये भी एक इंटरचेंजिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड ही है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट digit is 80 when 27 is added to the number comma the digit reverse find the number। अभी मैंने अभी बताई जब भी इंटरचेंजिंग के प्रॉब्लम आते हैं माइंड में यूनिट 10 प्लेस रखना है आपको। ओके, तो देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि a 2 digit number such that the product of its digit is 80। अगर मैंने बोली कि 2 डिजिट नंबर समझो मेरा x और y है, यहाँ पे मेरा 2 डिजिट नंबर 23 है, तो मैं प्रोडक्ट हो रहा है मतलब 2 into 3 लूंगी मैं, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मैं क्या करूंगी 2 into 3 ऐसा ऐसे टाइप से लूंगी। तो वैसे ही मेरा जो नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं उसका प्रोडक्ट ले रही हूँ तो मुझे 18 मिल रहा है, मतलब आपको अभी भी क्या करना है 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, मतलब मेरा एक्स वाई ये 2 डिजिट नंबर है, जहां से मैं बोल रही हूँ मेरा जो वाई है वो कहाँ पे यूनिट प्लेस पे, एंड द नंबर एक्स इज एट द 10th प्लेस। तो यहाँ पे मेंशन करो लेट एक्स बी द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड वाई बी द डिजिट एट 10th प्लेस। ओके, ये समझ गया। सॉरी, x be the digit at 10th place. This is x be the digit at 10th place and y be the digit at unit place. Okay? थोड़ा उसको रिवर्स कर दो क्योंकि अपन ने 10th प्लेस पे x को लिया है और यूनिट प्लेस पे y को लिया है। देखो
तो मेरा नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर नंबर, जो नंबर बनने वाला है, ओरिजिनल नंबर जो मेरा रहेगा वो क्या बनेगा, टेंथ प्लेस पे क्या है एक्स है, तो 10 इंटू एक्स, यूनिट प्लेस पे क्या है वाई, तो 1 इंटू वाई दैट इज वाई, मतलब 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर बन गया। अभी इसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर आपने वो जो नंबर है, जो डिजिट है, नंबर के डिजिट का अगर आपने प्रोडक्ट लिया, ये x और y, ये तो मेरा नंबर है समझो, अगर ये डिजिट का x डिजिट और y डिजिट इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 18 मिलता है। x और y एक नंबर है, x उसमें का एक डिजिट है और y भी उसमें का एक डिजिट है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर ये दो डिजिट का मैं प्रोडक्ट लूंगी तो 18 मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या रहेगी, x और y ये दो डिजिट है, अगर इनका तो प्रोडक्ट लोगे तो 18 मिलेगा, मतलब ही क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। नाउ देखो, when 27 added to the number, the digit reverses, अगर ये आपका नंबर है, अगर इसमें मैं 23 ऐड कर रही तो डिजिट रिवर्स हो रहा है। डिजिट रिवर्स होना मतलब ही क्या होता है, एक्स वाई का वाई ना, मतलब वाई अभी टेंथ प्लेस पे जाएगा और एक्स अभी यूनिट प्लेस पे जाएगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग में नंबर लिख लेती हूँ, आफ्टर इंटरचेंजिंग या फिर आफ्टर रिवर्सिंग नंबर क्या बनने वाला है, ये नंबर आपका जब एक्स वाई था तब की बात है। आफ्टर रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, वाई बनेगा, मतलब अभी y कौन से प्लेस पे टेंथ और x कौन से प्लेस पे यूनिट, तो 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स मतलब 10x प्लस वाई। अभी ये आफ्टर रिवर्सिंग वाला आपका नंबर बन गया, आफ्टर रिवर्सिंग वाला नंबर बन गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे इधर साइड में लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आएगा, देखिए अभी when 27 is added to the number, अभी मेरा नंबर क्या है 10x plus y, 10x plus y, जब मैं उसमें 27 ऐड करती हूँ मतलब प्लस 27, तो आई विल गिव द नंबर, जब क्या होगा तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ये क्या बोलेगा, मुझे क्या मिलेगा, रिवर्स वाला नंबर मिलेगा। तो इज इक्वल टू रिवर्स वाला नंबर होता है 10y प्लस x, 10y प्लस x, और इसको सॉल्व करो, x को इधर लेके जाओ, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 27 या फिर प्लस 27 भी नहीं तो इज इक्वल टू 0 लिख लो। ओके, अभी देखिए क्या होगा, 10x ये हो गया 9x प्लस वाई माइनस 10y दैट इज माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी देखो आप क्या करो, यहाँ से 9 को कॉमन निकाल सकते हो, 9 को अगर आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 को कॉमन x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ही 9 इधर जाएगा तो 0 अपॉन 9 बन 0, तो क्या रहेगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ही मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बराबर है। अब यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड करो। अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी, यहाँ से y को इधर लेके जाती क्योंकि माइनस है, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर जाके 3 आ जाएगा, तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3 आएगी। अभी ये y की वैल्यू मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर x इंटू वाई इक्वल टू 18 है, देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज क्या बनेगा, x इंटू वाई की वैल्यू है x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 18। देखो अभी क्या मिल रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया मतलब रूट फाइंड करना तो बहुत इजी है। तो आप ये 18 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, मतलब रूट फाइंड करने के वक्त आपको क्या करना है, एडिशन करने के बाद आपको 3 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको माइनस 18 चाहिए, ऐसे दो नंबर होंगे। देखो एडिशन करने के बाद आपको प्लस 3 चाहिए, मतलब एक नंबर है जिसको किसकी साइन है, बिगर नंबर को प्लस की साइन है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस चाहिए, माइनस 18 मतलब माइनस नंबर होना चाहिए। तो अभी ये कंफर्म है कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव रहने वाला है, मतलब ही आपका स्मॉलर नंबर ऑब्वियस है वो नेगेटिव रहने वाला है। अभी कौन से जो नंबर दो नंबर रहेंगे, 6 3 18 होता है, ओके 6 3 18 होता है, तो आप कौन सा नंबर बिगर नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस 3 स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहने वाला, तो माइनस 3 को आप स्प्लिट कर दो,
तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखो 6 माइनस 3 करोगे तो आपको +3 मिलेगा, 6 इंटू -3 करोगे तो -3 मिलेगा, मतलब जो नंबर मिले आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो अभी इसको स्प्लिट करना पड़ता है आपको, तो इसको अगर स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा, +6x -3x -18 इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, x +6 बचेगा। अभी देखो यहाँ पे +6 है, x +6, इधर वाले ब्रैकेट में भी x +6 ही रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है वो। तो अगर मैंने यहाँ से 3 को ही कॉमन निकाली, +3 को कॉमन निकालूंगी तो बचेगा क्या, -x -6 ऐसा बचेगा। लेकिन मुझे x +3 चाहिए, तो मैं जब कॉमन निकालूंगी तब मैं माइनस को कॉमन निकालूंगी, साथ में 3 को कॉमन निकालूंगी, बचेगा क्या, x के सामने माइनस की साइन है, जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो साइन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। मतलब x के सामने नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 18 के सामने नेगेटिव है मतलब अभी वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैंने माइनस को कॉमन निकाला, प्लस को कॉमन निकालने के बाद साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, बट इफ यू विल टेक द नेगेटिव साइन कॉमन देन द साइन विल गेट अपोजिट, ओके, माइनस की पॉजिटिव, माइनस की प्लस हो जाएगी और प्लस की माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस हो गया +6। अभी हमेशा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, मतलब आपकी जो भी वैल्यू मिली वो करेक्ट है। x +6 x -3 इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या होता है, x +6 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। अभी x इज इक्वल टू क्या आ गया, -6 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो x इज इक्वल टू -6 पॉसिबल है क्या, x इज इक्वल टू -6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको दिया है कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है, लेकिन अगर आपने x -6 यहाँ पे पुट कर दिए तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट आपको 18 ही दिया, -18 ऐसा नहीं दिया, मतलब x आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 3 ये आपका करेक्ट है, मतलब आपका करेक्ट वैल्यू क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 3 रहेगी, x इज इक्वल टू -6 क्यों आंसर हो रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अगर -6 लेते हो और y की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपका क्या होगा, जो y आएगा वो नेगेटिव आ सकता है आपका y, या फिर यहाँ से आप फाइंड करो, यहाँ से अगर आपने -6 यहाँ पे पुट कर देते हो, तो यहाँ पे अगर आपने -6 को पुट कर दिए तो आपका जो वैल्यू बनेगा, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो आपका x इज इक्वल टू 3 रखो, x इज इक्वल टू 3 आपने अगर यहाँ पे पुट किए फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, तो क्या होगा, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 18/3, मतलब ही आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। मतलब जो आपका नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, द नंबर ई, क्या रहेगा आपका नंबर। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप नेगेटिव रखते थे तो यहाँ पे भी एक -6 है, तो ये -60 हो जाता था, और y क्या था आपका, y क्या आता था, -6 रखते थे यहाँ पे, और यहाँ पे आप -3, मतलब x की वैल्यू आपकी -9 आती, और जो आपको आंसर मिलता था वो क्या मिलता था आपको, नेगेटिव नंबर जो मिलता था वो नेगेटिव, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं पे भी दिया नहीं है कि आपका जो 2 डिजिट नंबर नेगेटिव है एंड और, इसलिए आपको नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल कर दो, इसलिए आपने बस पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर ई क्या बनेगा, नंबर क्या था आपका 10x, 10 इंटू एक्स क्या था आपको, क्या आया है 3, प्लस वाई क्या आया है 6, मतलब 10 इंटू 3 क्या होता है 30 प्लस 6, तो योर नंबर इज 36। तो ये आपका आंसर है। कैसे क्यों कैंसिल किए ये याद रखो, कि यहाँ पे अगर ऐसा नहीं बोलते थे कि मतलब ऐसा मेंशन होता था कि नेगेटिव नंबर है तो आप -6 ले सकते, लेकिन वो नंबर नेगेटिव है का मेंशन नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर दो, और x इज इक्वल टू एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल है ये, तो इसको अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 3 को अप्लाई करने के बाद आपको y की वैल्यू मिल गई और आपने नंबर फाइंड कर दिया। तो ये इंटरचेंजिंग के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो x को टेंस प्लेस पे आपको जो वेरिएबल को लेना है टेंस प्लेस पे वो ले लो, लेकिन याद रखना कि टेंस और यूनिट प्लेस का लेके ही आपको नंबर को सॉल्व करना, हमेशा याद रखना इंटरचेंज कैसे होने वाला है। एक नंबर y x आपने माइंड में रखी, इंटरचेंज होगा एक y x y आपने माइंड में रखी, इंटरचेंज होने के बाद y x बनने वाला है एक यूनिट प्लेस पे, जो पहले टेंस प्लेस पे था अब यूनिट प्लेस पे जाएगा, वैसे करके इसको सॉल्व करना है। ओके, तो